नाजरीन, हम टीपू सुल्तान के इतिहास को आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो खान आसिफ की लिखी और शोधित एक नावेल पर आधारित है। इस इतिहास में कुछ ऐसे घटनाक्रम हैं जिन्हें सुनकर दिल सोचने पर मजबूर हो जाता है और कहीं कहीं दिल को ठेस भी पहुंचती है। हमारा उद्देश्य टीपू सुल्तान के इतिहास को आपके सामने लाना है, न कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाना। हैदर अली और अन्य मुस्लिम सैनिकों के प्रति रुझान ने राजा कृष्णा और प्रधानमंत्री नंदराज को मजबूर कर दिया था कि वे हैदर अली के करीब आएं। हालांकि हैदर अली अपनी अत्यधिक बुद्धिमानी के बावजूद एक खुले दिल का इंसान था। वह कई दिनों तक राजा कृष्णा और नंदराज को अपना हितैषी समझकर मैसूर राज्य के लिए अपनी जान की बाजी लगाता रहा। लेकिन जब उसकी मां, पत्नी और बच्चे के साथ हुए घटनाक्रम ने उसकी आंखें खोल दी, तो वह अब एक नए संकल्प और योजना के साथ नंदराज से बातचीत करने आया था। मैसूर के प्रधानमंत्री नंदराज हैदर अली की भावनात्मक स्थिति को महज एक उथले तूफान की तरह समझ रहे थे, जो कुछ दिनों में ठंडा पड़ जाएगा। नंदराज को अंदाजा नहीं था कि हैदर अली एक समुद्र की तरह था, जिसमें कई लहरें गहरे पानी के भीतर भी चलती रहती हैं और समय आने पर भयंकर तूफान की तरह सब कुछ बहा ले जाती हैं। मैंने फैसला किया है कि मैं मैसूर राज्य की नौकरी छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा, हैदर अली ने बेहद कड़वे स्वर में कहा। वाला जहां मोहम्मद अली के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है? यही तो वह चाहता है कि मैं उसके रास्ते से हट जाऊं, फिर यह दुनिया की सारी दौलत मेरे कदमों में डाल देगा। राजा कृष्णा ने यह नहीं सोचा कि अगर मैं नवाब अरकाट का साथ दूं तो वह मुझे सोने में तौल देगा और फिर मुझ पर विश्वासघात का भी आरोप नहीं लगेगा। इतना कहकर हैदर अली वापस जाने के लिए मुड़ा। नंदराज घबराकर आगे बढ़ा और उसने हैदर अली का हाथ पकड़ लिया। तुम मुझे इस असहाय स्थिति में अकेला छोड़कर कहां जा रहे हो? मैसूर के प्रधानमंत्री की आंखों के सामने जैसे धुंध छा गई थी। उससे अपना व्यक्तित्व और भविष्य अंधकार में नजर आ रहे थे। तुमने तो ये शपथ ली थी कि अंतिम सांस तक मेरा साथ दोगे। मुझे वचन निभाने की बात याद दिलाने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि सबसे पहले विश्वासघात किसने किया? हैदर अली के स्वर में वही कटुता थी। मेरी मां, पत्नी और बच्चा मैसूर राज्य में किसी बंधक या अछूत की तरह जीवन जी रहे हैं। अगर मैं अपराधी था तो मुझे बुलाकर कड़ी से कड़ी सजा दी जाती। मैं तुम्हारा अपराधी नहीं हूं हैदर अली। नंदराज का स्वर विनम्र था। मैं आज तक ये नहीं समझ सका कि मैसूर राज्य का असली मालिक कौन है, तुम या राजा कृष्णा? हैदर अली ने नंदराज से एक और सवाल किया। जाहिरी मालिक तो वही है। राजा कृष्ण के लिए नंदराज के चेहरे पर गहरी नफरत झलक रही थी, मगर मैं उसे मैसूर की मिल्कियत से महरूम कर देना चाहता हूं। यह सत्ता की खुली जंग है, मगर मैं इस जंग में शामिल नहीं होना चाहता। हैदर अली ने बिना किसी लिहाज और संकोच के साफ साफ कह दिया और बड़ी गहराई से मैसूर के प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया को परखने लगा। मगर मैं तुम्हारे सहयोग के बिना इस जंग को लड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता। हैदर अली का इनकार सुनकर नंदराज घबरा गया था। आपके पास तो अनगिनत योद्धा हैं। हैदर अली के होंठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। वह नंदराज को उसी के शब्दों से मात देना चाहता था। हैदर अली अच्छी तरह जानता था कि अगर मैसूर राज्य में उसका कोई विकल्प मौजूद होता तो राजा कृष्ण और नंदराज कभी उसकी खुशामद नहीं करते। जहां बहादुरों की इतनी बड़ी सेना हो, वहां मेरे जैसे गद्दार की क्या जरूरत है? तुम जैसा कोई नहीं है हैदर अली। आखिरकार नंदराज उस मुस्लिम वीर योद्धा के आगे झुक गया। तुम अकेले ऐसे व्यक्ति हो जो मेरे योजना को अंजाम तक पहुंचा सकते हो। अब मैसूर के प्रधानमंत्री का लहजा चापलूसी भरा हो गया था। हैदर अली यही चाहता था कि नंदराज उसके सामने पूरी तरह बेनकाब हो जाए और अपनी लाचारी को खुलकर स्वीकार कर ले। मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ काम कर सकता हूं, हैदर अली ने कहा।
जिन सैनिकों ने मुझे गद्दार कहा है उन सभी की जुबानें सरेआम काट दी जाएंगी और उनका मुंह काला करके उन्हें मैसूर की गलियों में घुमाया जाएगा। यह कहकर हैदर अली कुछ पल के लिए खामोश हो गया और गहरी नजरों से नंदराज की ओर देखने लगा। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मैसूर के प्रधानमंत्री की सहमति का अंदाज ऐसा था जैसे अगर हैदर अली उसे जमीन पर गिरकर साष्टांग दंडवत करने के लिए कहता तो वह निसंकोच कर देता। अभी मेरी शर्त पूरी नहीं हुई है महामंत्री। हैदर अली ने पूरी स्वतंत्रता के साथ एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, अगर इस आरोप प्रत्यारोप में महाराज भी शामिल पाए गए तो उन्हें भी भरे दरबार में मुझसे माफी मांगनी होगी। मेरे दिल का जख्म बहुत गहरा है, इसकी टीसें मुझे एक पल के लिए भी चैन से बैठने नहीं देती। याद रखिए, मैं इससे कम पर राजी नहीं होऊंगा। नंदराज ने हैदर अली की हर शर्त मान ली और वह बहादुर योद्धा अपनी कुटिया की ओर ऐसे लौटा कि उसके दिल और दिमाग में एक तूफान मचा हुआ था। हैदर अली ने अपने विश्वास पात्र साथी शुजात खान को एकांत में बुलाया और फातिमा बेगम के पत्र का उत्तर लिखवाने लगे। आपका पत्र प्राप्त हुआ, जिसके प्रत्येक शब्द ने मेरे हृदय में जहर बुझे नश्तर की भांति उतरने का कार्य किया है। इस समय भी मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे मेरे मस्तिष्क पर लोहे के गजबुट बरस रहे हों। इतनी दूरी पर रहते हुए भी मैं आपकी परेशानियों को महसूस कर सकता हूं, परंतु इस समय उनका कोई समाधान संभव नहीं है। आपको हर हाल में धैर्य रखना होगा। मेरे परिवार का इतिहास ही कुछ ऐसा है कि किसी भी पुरुष को शांति और संतोष से बैठने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। संभवतः मैं भी अपनी इसी परंपरा को जीवित रखने के लिए दर दर भटक रहा हूं और शायद आपको तथा आपके पुत्र को भी इसी परीक्षा की घड़ी से गुजरना पड़ रहा है। किंतु एक बात सदैव याद रखना कि ईश्वर ने हमें अपमानित नहीं किया है। हमारे पूर्वज मारे तो गए, परंतु उन्होंने अपना सम्मान नहीं खोया। आप भी उसके अनुग्रह और कृपा की छाया खोजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप शत्रुओं के आहात से सुरक्षित रहेंगी और टीपू भी। मुझे यह परामर्श कदापि पसंद नहीं आया कि मैं राज्य मैसूर लौटने के बजाय कहीं और चला जाऊं। यह वापसी मुझ पर इन स्वरूप है और मैं इस ईंधन को चुकाए बिना चैन से नहीं बैठ सकता। मेरा प्रतीक्षा करें, मैं अवश्य आऊंगा, चाहे इस यात्रा में अपने प्राण ही क्यों न गंवाने पड़े। माताजी को सादर प्रणाम कहना और अत्यंत सम्मान पूर्वक मेरी यह प्रार्थनाओं तक पहुंचा देना कि मैं पहले से भी अदिब की प्रार्थनाओं का इच्छुक हूं और टीपू को ये एहसास दिलाते रहना कि मैं उसके बहुत निकट हूं। मेरे होंठ उसके गालों पर हैं और उसका सिर मेरे सीने से लगा हुआ है। अपने पुत्र को आम हिंदुस्तानी महिलाओं की भांति चंद्रमा और तारों की कहानियों से मत बहलाना, बल्कि उसे उन वीरों के गीत सुनाना जो मृत्यु के राग को संसार का सबसे मधुर राग मानते हैं। आशा है कि आप मेरी हिदायतों का अक्षरशः पालन करेंगी। हैदर अली ने शुजात खान से यह पत्र लिखवाकर सुना और अत्यंत खेद भरे स्वर में बोले, ऐसे अवसरों पर मुझे अपने अशिक्षित होने का अत्यधिक एहसास होता है। काश मुझे भी पुस्तक, कलम, कागज और स्याही का ज्ञान होता तो फिर यह विवशता नहीं रहती। जब तक आपके जैसे जानकार उपस्थित हैं, तब तक विवशता जैसी कोई चीज नहीं होती। शुजात खान ने अपने स्वामी को इस निराशा से बाहर निकालने के लिए उत्साहपूर्वक कहा, विवशता तो विवशता ही होती है शुजात खान। हैदर अली कुछ क्षणों में ही इस भावना से बाहर आ गए और अपनी आदत के अनुसार मुस्कुराने लगे। मैं और कर भी क्या सकता था। पिता के निधन के पश्चात ऐसी रक्तरंजित आंधियां चली कि मेरे पैर धरती पर टिक ही नहीं पाए। परिवार के बुजुर्गों ने कलम के स्थान पर तलवार मेरे हाथ में दे दी और तब से आज तक मैं उसी से खेल रहा हूं, यदि यह खेल छोड़कर पुस्तक और। हैदर अली ने कहा, अगर मैं कलम हाथ में ले लूं तो खुदा ही जानता है कि दुनिया के लोग मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। वह कुछ देर के लिए अपने अतीत की गहराइयों में खो गया, फिर अचानक वर्तमान में लौट आया। मेरी इस मजबूरी को मेरा बेटा टीपू दूर करेगा, शुजात खान। मैं उसके हाथ में तलवार भी दूंगा और कलम भी। फिर जब शुजात खान पत्र लेकर सत्ती मंगल से श्रृंगेरी और श्रीरंगपट्टनम की ओर रवाना हुआ तो हैदर अली ने उसे सख्त हिदायत दी कि इस सफर में वह पूरी एहतियात बरते और हर कदम पर सतर्क रहे। प्रधानमंत्री नंदराज के लिए खोया हुआ सत्ता दोबारा हासिल करने का एक ही तरीका था, किसी भी तरह 1 करोड़ रुपए की भारी रकम पेशवा पुणे बाजीराव बालाजी को अदा कर दी जाए, जिससे मैसूर की गिरवी रखी गई जमीनें वापस ली जा सकें।
इसी खतरनाक स्थिति के बीच एक बंद कमरे में नंदराज और हैदर अली के बीच गुप्त बातचीत चल रही थी। महामंत्री, ये रकम इतनी मामूली नहीं कि हम कुछ साहूकारों से उधार लेकर हालात सुधरने के बाद लौटा दें। हैदर अली बेहद चिंतित लग रहा था। कई रातें मैं इसी चिंता में जाकर गुजार चुका हूं। मुझे पता है, मुझे सब पता है। नंदराज अपने तनाव को कम करने के लिए लगातार शराब पी रहा था, लेकिन उसकी घबराहट फिर भी कम नहीं हो रही थी। कुछ भी करो, तुम्हें किसी भी हाल में बाजीराव बालाजी का कर्ज चुकाना होगा। अगर तुम नाकाम रहे तो मैं अपनी जान ले लूंगा। मैं हार और शर्मिंदगी के साथ मैसूर की जनता के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। नंदराज भले ही सत्ता का भूखा और खुदगर्ज इंसान था, लेकिन मुश्किल वक्त में वह हैदर अली के बहुत काम आया था। उसी की हिम्मत और समर्थन से हैदर अली आज इस मुकाम तक पहुंचा था। यही सोचकर उसने नंदराज का साथ देने का फैसला किया। उसकी गैरत ने यह गवारा नहीं किया कि हार और बेइज्जती के इस दर्दनाक वक्त में वह मैसूर के प्रधानमंत्री को अकेला छोड़ दे। कई रातों की बेचैनी के बाद हैदर अली ने इतनी बड़ी रकम जुटाने के लिए एक अनोखी तरकीब सोच ली। यह योजना बेहद खतरनाक थी, जिसमें जान का जोखिम भी शामिल था, लेकिन नंदराज के एहसानों का बदला चुकाने और अपनी सत्ता बचाने के लिए हैदर अली ने उसी रास्ते पर कदम रख दिया जिसका हर मोड़ सीधा मौत की ओर जाता था। हैदर अली ने सत्ती मंगल के आसपास के इलाकों में लूटपाट शुरू कर दी। वह और उसके सिपाही रात के अंधेरे में संपन्न जमींदारों और जागीरदारों की तिजोरियों पर हमला करते और जितनी भी रकम मिलती उसे नंदराज के खजाने में जमा करा देते। इस लूट का खास पहलू यह था कि हैदर अली ने इंसानी खून की एक बूंद भी नहीं बहाई। वह जमींदारों से सख्त लहजे में बात करता और उनकी सारी दौलत जबरन छीन लेता। अगर कोई जागीरदार विरोध करता तो बस इतनी मारपीट की जाती कि वह हैदर अली की मांग मानने पर मजबूर हो जाता। मध्यम वर्ग के घरों पर छापे मारने का तरीका बिल्कुल अलग होता। मुझे इस वक्त एक बड़ी रकम की सख्त जरूरत है, हैदर अली उन लोगों से कहता जिनकी माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। मैं जानता हूं कि तुम कोई जागीरदार या जमींदार नहीं हो, मगर फिर भी जितनी रकम खुशी से दे सकते हो उसमें संकोच मत करो। अगर हालात अनुकूल रहे तो मैं तुम्हारी सारी रकम वापस लौटा दूंगा। हैदर अली ने महाजनों और साहूकारों को जी भरकर लूटा। इन लोगों के साथ उसका रवैया बहुत कठोर था। इस लूटमार की योजना पर अमल करते हुए हैदर अली को 1 साल हो गया, मगर 1 करोड़ की रकम पूरी होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कभी कभी हैदर अली झुंझला जाता और बेहद तीखे लहजे में नंदराज से कहता, महामंत्री, मैं आपकी खातिर एक लुटेरा बनकर रह गया हूं। इतनी जल्दी घबरा गए हैदर अली? मैसूर के प्रधानमंत्री चापलूसी भरे लहजे में कहते। कैसी घबराहट? हैदर अली के माथे पर बल पड़ जाते। मैं मौत से 2-2 हाथ कर सकता हूं, मगर कभी कभी ताकत के इस्तेमाल से डर लगने लगता है। बस कुछ दिन और। नंदराज का लहजा भिखारियों जैसा हो जाता। मैं दिन रात रकम का हिसाब करता रहता हूं। 50 लाख के करीब हो गए हैं। हमने आधा रास्ता तय कर लिया है। हैदर अली प्रधानमंत्री की बातें सुनकर गहरी सोच में डूब जाता। अगर सिर्फ नंदराज का मामला होता तो हासान का कर्ज उतारने के लिए 50 लाख की रकम काफी थी, मगर अपने घर इज्जत के साथ वापसी के लिए जरूरी था कि बाजीराव बालाजी की बाकी रकम भी जुटाई जाए। यह ख्याल आते ही हैदर अली के भीतर आग सी भर जाती और फिर वही आग उसे हर शाम घर से निकलने पर मजबूर कर देती। इस दौरान शुजात खान कई बार श्रीरंगपट्टन जाकर हैदर अली की मां मजीदा बेगम, पत्नी फातिमा बेगम और बेटे टीपू सुल्तान से मिल चुका था। हालात जस के तस थे। राजा के नौकर दोनों वक्त खाना भिजवाते थे। कुछ अज्ञात पुरुष और महिलाएं हर समय घर की निगरानी करती रहती थीं, मगर सौभाग्य से इस लंबे समय में कोई अप्रिय घटना नहीं घटी थी। शुजात खान वेश बदलकर फकीर के भेष में हैदर अली के परिवार से मिला था और उसने खुद को उनके लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।